Dark side of oxygen, hazards in solution, and also about insulin resistance, calculating your insulin load, fatty liver in solution. Next. So what do you mean by oxidative stress? Oxidative stress से क्या मतलब है? मैम आपको कुछ आइडिया है व्हाट इज ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस? हाउ कैन स्ट्रेस बी कॉज्ड बाय ऑक्सीजन? क्योंकि हमने तो सुना है कि ऑक्सीजन इस हमारी लाइफ के लिए बहुत जरूरी है ना, जो कि सच भी है। और उसका डार्क साइड कैसे हो सकता है, राइट? कैसे ऑक्सीडेशन से स्ट्रेस कैसे हो सकता है, राइट? ये आपका सवाल है। बिल्कुल, मुझे भी पहली बार ऐसे ही लगा था कि हाउ ऑक्सीजन से में स्ट्रेस कैसे होगा। ऑक्सीजन की वजह से जिंदा है हम, राइट? बिल्कुल सच बात है। आप लोग दिन में कितना लीटर पानी पीते हैं? हम 1.5 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर। हम एयर कितने ब्रीथ करते हैं? कितने लीटर्स? कितने लीटर्स एयर ब्रीथ करते हैं हम? We have a doctor also with us, so I think we will ask her also. How many liters of air? Sir, we have a medical doctor. How many liters? कितना एयर ब्रीथ करता है एक ह्यूमन एडल्ट? 3000 liters around. 3000 liters around. 3000 liters ऑक्सीजन हम ब्रीथ करते हैं। और ऑक्सीजन, हाँ जी, 3000 लीटर ऑक्सीजन हम ले रहे हैं। हम पानी की क्वालिटी को लेके बहुत वो है आज की डेट में, और एयर की जो क्वालिटी हम ब्रीथ कर रहे हैं बाहर, एक्यूआई लेवल क्या है? हमारी बॉडी में किस तरह की एयर जा रही है, कितना पॉल्यूशन है, राइट? तो ये जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, इससे क्या होता है हमारी बॉडी में? हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स, जो पॉल्यूशन के थ्रू आप जान रहे हो, फ्री रेडिकल्स क्या होता है आगे बात करेंगे हम, लेकिन हमारी बॉडी पे इंपैक्ट क्या होता है वो जरा देखते हैं। नेक्स्ट, ऊपर 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 करना, ऊपर प्रीवियस। तो ये एंटीऑक्सीडेंट्स क्या है? फ्री रेडिकल्स जो है, जब ऑक्सीजन हमारी बॉडी में कन्वर्ट होती है, यूज होती है, और थ्रू मतलब हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल से कन्वर्ट करके वाटर में कन्वर्ट होती है, तो कुछ बीच में ऐसे एटम्स या इलेक्ट्रॉन्स कह लीजिए ऐसे होते हैं जो कि जिनके आउटर शेल में एक इलेक्ट्रॉन कम होता है, तो वो अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, पॉल्यूशन की वजह से भी और कुछ जो एयर, हाँ, तो वो क्या होता है, वो अनस्टेबल होता है। तो उसके आउटर शेल में क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन कम है, तो वो दूसरी सेल का इलेक्ट्रॉन छीनने की कोशिश करता है। अब वो खुद तो स्टेबल हो जाता है लेकिन उसको अनस्टेबल कर देता है। तो दिस इज हाउ लीड्स टू प्रॉब्लम्स, हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड अल्टीमेटली कैंसर आल्सो इन सम केसेस। तो ये है फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल यानी कि जिसमें एक इलेक्ट्रॉन कम है। अगर मैं लेमन लैंग्वेज में बात करूं तो इसकी वजह से हमारी बॉडी में एजिंग होती है, और जंग लगने की जो प्रक्रिया है, जैसे लोहे में जंग लगता है, फ्री रेडिकल समझ लीजिए हमारी बॉडी में वही जंग लग रहा है, एजिंग ही हो रही है। नेक्स्ट, ऐसा कुछ होता है, देखिए एक ये फ्रेश टमाटर है, वो बाहर रहेगा तो किस तरह का, और कुछ दिन बाद कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, और कुछ दिन के बाद ऐसा हो जाएगा। तो यही हमारी सेल के साथ होता है। ये हमारी नॉर्मल सेल है, इसमें फ्री रेडिकल ने अटैक किया, और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के बाद हमारी बॉडी सेल कुछ ऐसी हो जाती है। नेक्स्ट, ऐसा होता क्यों है, ऐसा क्या है उसमें ऐसा? नेक्स्ट कीजिए। तो ये ऑक्सीजन ले रहे हैं, और इसमें कुछ पंखे भी लगे हुए हैं। क्या पंखे लगे हुए हैं जी? एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आप किसी आग के आगे बैठे हैं, या घरों में वार्म करने के लिए आप वो होता है फर्नेस, होते किसी फर्नेस के आगे बैठे हैं, तो और सामने आपके एक कारपेट है, कारपेट, और आग में से कुछ पतंगे, कुछ पार्ट्स बीच में उठते हैं ना, उनके वो कारपेट पे गिर रहे हैं, बट इससे कारपेट को कोई नुकसान नहीं होता है, क्योंकि वो गिरते हैं और बुझ जाते हैं, राइट? तो कोई नुकसान नहीं होता है। लेकिन मान लीजिए इसके पीछे मैं 4 पंखे लगा दूं आग के पीछे, तो ज्यादा पतंगे उड़ेंगे, ज्यादा उस पे गिरेंगे, तो कुछ ना कुछ पार्ट जलेगा। अच्छा, अगर यही 6 महीने साल तक रोज ऐसा होता रहे, तो 6 महीने के बाद ये कारपेट कैसा दिखेगा? आधा बंद हो जाएगा।
तो यही हमारी बॉडी के साथ होता है। वो पंखे क्या हैं? देखिए हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन ले रहे हैं वो तो ठीक है, वो मतलब चल जाता है काम, लेकिन जो पंखे लगे हुए हैं ऑक्सीडेशन फ्री रेडिकल्स बढ़ाने के लिए, वो है पॉल्यूशन। किस तरह के पॉल्यूशन में रह रहे हैं हम? सबने बताया 3000 लीटर हम ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं, इनहेल करते हैं रोज। पॉल्यूशन, सिगरेट स्मोक है, सिगरेट स्मोकिंग करते हैं लोग, एक्टिव या पैसिव, ठीक है। नेक्स्ट ये पंखों की बात करो जिससे कि वो नुकसान बढ़ रहा है। ड्रग्स, जो हमारी बॉडी में, जो हम ड्रग्स, वो ड्रग्स नहीं जो दवाइयों के रूप में हमारी बॉडी में जाता है, ठीक है। टॉक्सिक मेटल्स, एनवायरनमेंट में कितना टॉक्सिक मेटल्स पोल्यूशन है। नेक्स्ट अल्कोहल है, अल्कोहल हमारे खाना जो खेती हो रही है, पेस्टिसाइड्स, फंगिसाइड्स है ना, कितना पेस्टिसाइड्स में यूज हो रहा है, सब फ्री रेडिकल्स है। ये पंखे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका इंडस्ट्रियल केमिकल्स जो हमारे वाटर में जाके मिल रहा है, खेती में मिल रहा है, इंडस्ट्रियल केमिकल्स, और रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेज, यूवी रेज, रेडिएशन, ये सारे वो पंखे जो फ्री रेडिकल्स को बढ़ा रहे हैं, हमारी बॉडी में ऑक्सीडेशन को बढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट, तो हमारे 4 पिलर्स ऑफ हेल्थ हैं क्या एक्चुअली, जो कि आज डिस्टर्ब हो गए हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीडेशन का नुकसान हो रहा है। एक तो पॉजिटिव माइंड होना चाहिए, वो हेल्थ अच्छा, ताकि हमारे बॉडी, क्योंकि हमारे ब्रेन में पावर है खुद को हील करने की, राइट। तो पॉजिटिव माइंड, राइट। बैलेंस डाइट होना चाहिए, 4 पिलर्स। हेल्दी लाइफस्टाइल, यानी आप वर्कआउट करें, कुछ ना कुछ वर्कआउट करें, आप एक्सरसाइज, कोई भी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज करें, और सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि आज हमारे खाने में न्यूट्रिशन बचा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, ये डिस्टर्ब हो गया है, ये डिस्टर्ब होने की वजह से आज हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स का ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, ठीक है। नेक्स्ट, क्या क्या इनके हार्मफुल इफेक्ट्स क्या है फ्री रेडिकल के, ऑक्सीडेशन का किस किस बॉडी पार्ट पे क्या इंपैक्ट होता है। देखिए अगर किडनी पे क्या इंपैक्ट है, किडनी की डिजीज होगी, नेफ्राइटिस होगा, रेनल ग्राफ्ट होगा, ऑक्सीडेशन का इंपैक्ट। हमारे जॉइंट्स पे ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है ऑक्सीडेशन से। हाँ, ये मैम ऑक्सीडेशन हो रहा है, और कभी कैल्शियम की भी अगर डेफिशिएंसी है तो उसकी वजह से भी होता है, और ऑक्सीडेशन का इंपैक्ट है, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज हैं। नेक्स्ट, मल्टी ऑर्गन, हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स पे जो ऑक्सीडेशन का इंपैक्ट होता है, जैसे पैनक्रियास है, लीवर है, तो हमारा एजिंग होता है, हमारी स्किन भी, रिंकल्स होते हैं, फटीग होती है, डायबिटीज होता है, और लीवर इंजरी होती है, सब ऑक्सीडेशन का इफेक्ट है। कैटरैक्ट, आईज पे कैटरैक्ट्स, रेटिनल डिजनरेशन होता है। नेक्स्ट, आपका स्किन पे एजिंग, सनबर्न, डर्मेटाइटिस, ऑक्सीडेशन का इंपैक्ट है। ब्लड वेसल्स पे हाइपरटेंशन होती है, एसिडोसिस, रेस्टिनोसिस, ये सारे ऑक्सीडेशन के इंपैक्ट हमारी बॉडी पे। नेक्स्ट, इम्यून सिस्टम पे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है, कैंसर होता है हमें। लंग्स पे अस्थमा, एलर्जीज और कैंसर, लंग का कैंसर, ऑक्सीडेशन, फ्री रेडिकल्स। नेक्स्ट, और ब्रेन, अल्जाइमर, भूलना स्टार्ट कर जाते हैं, पार्किंसन, स्ट्रोक, कैंसर, ब्रेन स्ट्रोक, कैंसर, ब्रेन कैंसर, ये सब ऑक्सीडेशन की वजह से, फ्री रेडिकल्स की वजह से हमें बॉडी पे नुकसान करते हैं, ठीक है। अभी देखिए हमारी बॉडी में नेचर ने एक नेचुरल डिफेंस सिस्टम दिया है हमें, जहां हमारी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स भी हमारी बॉडी में इम्यूनिटी सिस्टम दिया है हमें। लेकिन हो क्या गया, क्योंकि हमारे ये 4 पिलर्स ऑफ हेल्थ डिस्टर्ब हो गए हैं, लाइफस्टाइल हमारी अब वैसी नहीं रही, और न्यूट्रिशन हमारा वैसा नहीं रहा जैसे आज से 50-60 साल पहले था। आज के डेट में एडल्ट्रेशन बहुत ज्यादा है ना, और आपका पेस्टिसाइड्स बहुत ज्यादा यूज हो रहे हैं, तो पिलर्स गड़बड़ होने की वजह से क्या हो गया, जो हमारा नेचुरल डिफेंस सिस्टम था उसमें जो सैनिक थे वो कम पड़ रहे हैं, क्योंकि दुश्मन बढ़ गए हैं पॉल्यूशन की वजह से, है ना, बाकी सब जो हमने फैक्टर्स बताए उसकी वजह से दुश्मन की संख्या ज्यादा हो गई है, और हमारे जो सैनिक बचाने वाले हैं उनकी संख्या कम हो गई है, ठीक है। तो अब इसको क्या करना पड़ेगा, पहली बात तो सैनिक बराबर करने पड़ेंगे। हमारे सिर्फ सैनिक कम नहीं हुए, चलो मान लीजिए एक तरफ 1000 सैनिक, एक तरफ 100 सैनिक है, 100 सैनिक अगर बाहर दूर फिर भी लड़ सकते हैं, लेकिन मान लीजिए उनको पीछे से सप्लाईज नहीं मिल, रसद नहीं मिल रहे, ना खाना, ना ड्रेस, ना गोला बारूद, तो कैसे लड़ेंगे वो, उसकी बात करेंगे वो क्या है, सोल्यूशन पे आएंगे अभी हम। तो सप्लाईज भी नहीं मिल रही है, पीछे से बैकअप भी नहीं मिल रहा है, अब बैकअप नहीं मिल रहा है, और जो अब कौन से सैनिक ज्यादा मरेंगे, 1000 वाले या 100 वाले,
100 वाले मरेंगे। अब 100 वाले ज्यादा मरेंगे तो इनको उठा के बचा के ले जाने वाले जो मैश यूनिट होती है, मेडिकल यूनिट, वो भी आज हमारे पास नहीं है। क्या फैक्टर्स है, क्या सॉल्यूशन है उसका। नेक्स्ट देखिए, ये था फ्री रेडिकल, इसमें आउटर शेल में एक इलेक्ट्रॉन कम था। अब आपको बताता हूं एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं। नाम से पता चल रहा है एंटीऑक्सीडेंट्स, जैसे विटामिन सी, ए, ई, इनमें आउटर शेल में एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है, जितना होना चाहिए इससे एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है, तो ये एंटीऑक्सीडेंट बन जाता है डोनर। वो बोलता भाई तू मेरी बाकी हेल्दी सेल्स को परेशान मत कर, मैं तुझे जो आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन कम है मैं तुझे डोनेट कर देता हूँ, ठीक है, तू शांत रहे, तो उसको शांत कर देता है। तो यानी कि हमारी बॉडी में इनफ क्वांटिटी में एंटीऑक्सीडेंट्स होने चाहिए, जितना फ्री रेडिकल्स हैं, जितना डैमेज वाले करने वाले हैं, उतनी क्वांटिटी में हमारी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स होने चाहिए। यानी सैनिकों की संख्या पहले बराबर करनी है। अब आते हैं बैकअप। बैकअप क्या है? सैनिक उसको पीछे से बैकअप कौन करेगा? देखिए, इस बिल्डिंग में सीधा प्लास्टर नहीं किया गया, पेंट नहीं किया गया, पहले लोहे का स्ट्रक्चर खड़ा किया गया, फाउंडेशन बनाई गई, ईंटें लगाई गई, प्लास्टर किया गया, फिर पेंट सब किया गया। तो जो एंटीऑक्सीडेंट मैंने बात की वो तो है पेंट वर्क, आपने उसको बचाया ताकि धूप में वो पेंट ना गिरे। लेकिन बैकअप क्या है? बैकअप है जिससे बिल्डिंग बनकर बनी है। किससे बनी है? तो बिल्डिंग क्या, हमारी बॉडी बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या है? प्रोटीन। आज हमारी डाइट में हम कार्ब्स रिच डाइट तो खा रहे हैं, बट प्रोटीन की इंडियन डाइट में डेफिशिएंसी है। तो बैकअप क्या है? वो जो बैकअप पीछे सप्लाई आनी थी, वो रसद, वो प्रोटीन है। तो आप देखिए कि आपकी डाइट में डेली डाइट में कितना प्रोटीन खा रहे हैं आप। और प्रोटीन में पुराना था कि 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर किलोग्राम बॉडी वेट चाहिए। आज की डेट में आपको जो प्रोटीन वर्कआउट के साथ तो बढ़ जाती है रिक्वायरमेंट, 1.5 to 2 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट इज योर रिक्वायरमेंट। ठीक है, अप टू 2 ग्राम ऑफ प्रोटीन इज योर रिक्वायरमेंट। क्या उतना ले रहे हैं आप? तो अगर नहीं ले रहे हैं तो बैकअप कम हो रहा है। एंटीऑक्सीडेंट नहीं ले रहे हैं तो सैनिक कम है आपके लड़ने वाले। ओके, और अब इसमें पेंट, अब प्लास्टर हो गया, ठीक है, अब इसे प्लास्टर करके पेंट करना ताकि ये गिरने लगे, झड़ने ना लगे। वो हैं एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, बाकी के जितने भी फाइबर। वो है मैशअप यूनिट जो इन घायल सैनिकों को उठा के ले जाके रिपेयर करती है, मेंटेनेंस में काम आते हैं विटामिन्स, मिनरल्स, ये सब। तो अगर हमारे सैनिक बराबर हो गए, बैकअप भी स्ट्रॉन्ग है और हमारा मैशअप यूनिट भी स्ट्रॉन्ग है, तो वी विल बी, वही एक सॉल्यूशन है, राइट। नेक्स्ट, तो ये इसको डोनेट कर देता है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन और कहता है भाई वो शांत रहे, और फ्री वो डैमेज जो सारे बॉडी पार्ट्स होती है वो रुक जाती है, एंड द फ्री रेडिकल इज न्यूट्रलाइज्ड। नेक्स्ट, सो अब हम इसके बारे में आपको ज्यादा जानकारी लेनी है तो वी कैन सिट विद 1-on-1 सेशन। अभी नेक्स्ट पार्ट चलते हैं इंसुलिन वाले पार्ट पे। देखिए, इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या है और इंसुलिन लोड क्या है, उस पर बात करेंगे, जो कि मेजर रीजन है आपके वेट गेन के पीछे और फैट लॉस ना होने के पीछे। नेक्स्ट, देखिए ये है इंसुलिन रेजिस्टेंस। कैसे होता है? हम लोग हमारी डाइट में हाई कार्ब डाइट है, हम लोग हमारे इसमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है इंडियन डाइट में। उससे क्या होता है, हमारी बॉडी में कांस्टेंट हाई ग्लूकोज रहता है ब्लड में, जिसकी वजह से क्या होता है, हमें कांस्टेंट इंसुलिन की हाई डिमांड रहती है पैंक्रियाज के थ्रू। ठीक है, अभी क्या होगा, अब वो इंसुलिन जो पैंक्रियाज से इंसुलिन सिक्रेट करता है, वो इंसुलिन एनर्जी लेके जाता है सेल्स तक। लेकिन क्योंकि ज्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस हो रहा है और डिमांड भी ज्यादा है, तो सेल्स इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाती है। वो इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाती हैं, वो इंसुलिन को यूज करना कम कर पाती हैं। अब वो क्योंकि कम यूज कर पा रही है, क्योंकि वो रेजिस्टेंट हो गई हैं, तो आपको बॉडी में इनफ एनर्जी फील नहीं होती है। आपको लगता है कि तो मुझे फटीग हो रही है, आपको एनर्जी नहीं मिलेगी। उससे क्या होगा, अब आपकी सेल्स स्टार्व कर रही हैं, राइट, आपका हाई ग्लूकोज लेवल हो गया, हाई इंसुलिन लेवल हो गया है। अब आपको हंगर एंड क्रेविंग्स होती है, क्योंकि आपकी सेल्स इनफ एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंट हो गई है, क्योंकि आप ज्यादा कार्ब्स वाला खाना खा रहे हैं। तो ये इंसुलिन रेजिस्टेंस होने से अब वो आपको ज्यादा भूख लगेगी, तो आपको ज्यादा भूख लगेगा, ज्यादा खाओगे तो बॉडी में अदर फिर आप और ज्यादा, तो यही सर्कल में आ जाते हो आप। ये है इंसुलिन रेजिस्टेंस। ज्यादा किस वजह से शुरू हुआ? हाई कार्ब्स डाइट की वजह से शुरू हुआ। ठीक है, इसी से फ्यूचर में जाके फैटी लीवर होता है। नेक्स्ट, दोनों इंटरलिंक्ड है।
इसके बाद सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन पा जाते हैं, लेसर द कार्ब्स, लेसर इंसुलिन लोड, लेसर इंसुलिन रेजिस्टेंस, मोर एनर्जी सेल्स प्रोड्यूस कर पाएंगी, लेसर इन्फ्लेमेशंस, लेस क्रेविंग्स, लेसर कैलोरीज इनटेक्स, मोर वेट लॉस। हाँ, कैलोरी का गेम है, लेकिन कैलोरी कब कम आप कब खा पाओगे, जब आपको भूख नहीं लगेगी, और जब तक आप हाई कार्ब्स खाते रहोगे भूख लगती रहेगी बहुत ज्यादा। ओके, तो इसलिए हमें कार्ब्स को कम करना है और क्या बढ़ाना है, सॉल्यूशन क्या करना है। मैं आपको एग्जांपल दूं, इंसुलिन लोड का एक फार्मूला है। नेक्स्ट क्या है वो फार्मूला, आप जितना परसेंट आपकी डाइट में कार्बोहाइड्रेट है उसमें से फाइबर को माइनस कीजिए, उसमें प्लस 0.56 इनटू प्रोटीन कीजिए। तो नॉर्मली जो डाइट फॉलो करते हैं ज्यादातर जिम्स में स्पेशली 60 + 20 + 20, 60% कार्ब्स, 20% प्रोटीन, 20% फैट्स, ये नॉर्मली लोग फॉलो करते हैं। लेकिन इसमें इसका इंसुलिन लोड क्या आता है, इसका इंसुलिन लोड है इस फॉर्मूले से आता है 66.2 इंसुलिन लोड, व्हिच इज वेरी हाई इंसुलिन लोड, वेरी हाई इंसुलिन लोड, यानी कि आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस होना ही होना है अगर आप 60% कार्ब, 20% प्रोटीन और 20% आप खा रहे हैं फैट। इसका उल्टा देखते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अगर आप इसको उल्टा करते हैं, यानी कि 20% कार्ब्स, 20% फैट्स और 60% गुड फैट्स करते हैं, 60% गुड फैट्स और 20% प्रोटीन और 20% कार्ब्स करते हैं, तो इंसुलिन लोड आता है सिर्फ 26.2, यानी कि यहाँ पे आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस होगा ही नहीं, फैटी लीवर की तरफ आप जाएंगे ही नहीं, क्रेविंग्स आपको होगी ही नहीं, राइट, क्योंकि आपका इंसुलिन लोड बहुत कम है, आपकी सेल्स इंसुलिन रेजिस्टेंट नहीं होंगी। नेक्स्ट, तो यानी कि देखिए अगर आपको लीन मसल गेन करना है और वेट गेन करना है तो बेस्ट कॉम्बिनेशन है 60% कार्ब लीजिए, 20% प्रोटीन लीजिए, 20% गुड फैट्स लीजिए और 5 से 6 बार खाना है आपको, 5 to 6 टाइम्स मसल गेन और वेट गेन के लिए। लेकिन अगर आपको मसल मेंटेन और मसल गेन करते हुए फैट वेट लॉस करना है तो बेस्ट कॉम्बिनेशन इज प्रोटीन को कम नहीं करना है, 20% प्रोटीन रहेगा, 20% कार्ब्स, 60% गुड फैट्स और खाना सिर्फ 3 टाइम खाना है जिसमें डिनर हल्का रखना है। ये कॉम्बिनेशन है इंटरमिटेंट और काइंड ऑफ कीटो का, बट कीटो नहीं है, ठीक है, इट इज कॉम्बिनेशन। अब इसमें इस फॉर्मूले में इंसुलिन लोड है आपका सिर्फ 26%, आपको क्रेविंग ही नहीं होगी और आपका फैट लॉस होगा, वेट लॉस होगा और आपका इंसुलिन रेजिस्टेंट ड्रिंक्स होगी और फैटी लीवर नहीं होगा। फाइबर, सफिशिएंट फाइबर इज इंपॉर्टेंट इन बोथ द प्लांट्स, सफिशिएंट फाइबर। So this is the formula for weight loss and fatty liver reversal, and this is the formula for muscle gain and weight gain. Next, तो ये कुछ हाई कार्ब्स वेजिटेबल्स है। आप देखिए चिकपीस 61 ग्राम, आप जान सकते हो 61 ग्राम कार्ब्स है इसमें। ये कुछ वेजिटेबल्स है जिसमें बहुत हाई कार्ब्स होता है। आप देखिए कितना एक उसमें कितना पर 100 ग्राम कितना हाई कार्ब्स है। चिकपीस व्हाइट वाले जो होते हैं, राइट। नेक्स्ट लो कार्ब्स पे जाते हैं, कुछ जो वेजिटेबल्स हैं। नेक्स्ट ये है कुछ बहुत लो कार्ब्स वाली वेजिटेबल्स हैं, तो आपने इनको ज्यादा इंक्लूड करना, हाई कार्ब्स वाले को कम करना है। सेम फ्रूट क्या है, फ्रूट भी कार्बोहाइड्रेट ही है। हम लोग कई बार सोचते हैं कि मैं तो शुगर नहीं खाता, लेकिन आप ब्रेड खा रहे हैं, आप रस खा रहे हैं, आप सारी चीजें खा रहे हैं, वो हर चीज अल्टीमेटली ग्लूकोज में ही कन्वर्ट होती है, शुगर में ही कन्वर्ट होती है। वो अगर आप कोई भी फॉर्म ऑफ कार्ब खा रहे हैं, बॉडी नहीं समझती ये शुगर नहीं है, वो अल्टीमेटली ग्लूकोज में ही कन्वर्ट होती है, इसलिए लो कार्ब पे जाना है, राइट। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं लो कार्ब वेजिटेबल्स के, वी कैन शेयर इट विद यू इफ यू वांट, ठीक है। तो आप इसको नेक्स्ट, अब ये देखिए ये होता है कैसे हमारी बॉडी फैट मेटाबॉलाइज करना शुरू करती है जब हम हाई गुड फैट पे जाते हैं, डाइट पे जाते हैं। तो हमारी बॉडी में क्या है, डाइटरी फैट है 35%, बॉडी फैट है 10%, फाइबर है, नॉन फाइबर कार्बोहाइड्रेट 25% किया हमने, और ग्लाइकोजेनिक प्रोटीन 11% और कीटोजेनिक प्रोटीन 9%, 20% प्रोटीन है अभी भी। तो ये अभी एग्जांपल है अप्रोक्सीमेटली, थोड़ा कम मतलब लगभग 25% फाइबर नॉन फाइबर कार्बोहाइड्रेट से, क्योंकि फाइबर भी फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट ही है। तो कुल मिला के इस फॉर्मूला में आप देखें तो आपका डाइटरी फैट 35% आता है। अब यहाँ पे इस फॉर्मूला में लो इंसुलिन लोड है, इंसुलिन लोड कम है, दिस कॉजेज बॉडी फैट टू बी यूज्ड फॉर एनर्जी। लो इंसुलिन लोड से क्या होता है, बॉडी ये फैट जो है बॉडी फैट को यूज मेटाबॉलाइज करना शुरू कर देती है, क्योंकि लो इंसुलिन लोड है, तो इसलिए लो कार्ब्स पे जाना जरूरी है। नेक्स्ट
यहाँ पे आपका फैट मेटाबोलाइज होगा। हाउ कैन आई रिड्यूस इंसुलिन रेजिस्टेंस क्विकली? क्या कर सकते हैं? तो गेटिंग एक्टिव एक्सरसाइज नंबर 1 विल रिड्यूस योर इंसुलिन रेजिस्टेंस इन बोथ द शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म्स। एक्सरसाइज सबसे इंपॉर्टेंट है। वेट लॉस, अगर आप वेट लॉस करेंगे तो भी आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली कम होगा। ठीक है, कोई भी मेडिकेशंस आर स्पेसिफिकली अप्रूव्ड नहीं है टू ट्रीट इंसुलिन रेजिस्टेंस, राइट? नेक्स्ट, तो बेस्ट है एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी रिवर्सेस मैनी इंसुलिन रेजिस्टेंस रिसेप्टर्स एंड इंप्रूव्स इंसुलिन सेंसिटिविटी आल्सो। नेक्स्ट, is there a supplement to help with insulin resistance? Yes, there are. Insulin resistance is a common underlying cause of PCOS. Females में होती है, common है. Common signs of insulin resistance include weight gain and acne. Natural supplements for insulin resistance mentioned in the research include inositol, berberine, chromium और एक और है magnesium. ठीक है? Next, और कौन सी हर्ब है? Which herb? What is the best herb for insulin resistance? Cinnamon. Cinnamon है. Well known for its culinary uses, cinnamon has powerful effects on insulin and blood sugar control. Berberine, containing herbs. Berberine is a constituent found in various plants such as coppice, Oregon grape, barberry, and golden seal. Right? And Negelia sativa. ये सब herbs हैं जो कि आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस में हेल्प करती है। नेक्स्ट, अब आते हैं फैटी लीवर डाइट, क्योंकि जब इंसुलिन रेजिस्टेंट होता है धीरे धीरे हमारी बॉडी में फैट डिपॉजिट, क्योंकि सेल यूटिलाइज कर नहीं रहे एनर्जी, तो बॉडी में कहीं ना कहीं फैट डिपॉजिट होता है। सूरज भाई, राइट? ओके, तो फैट क्या है, फैटी लीवर की डाइट कैसी होनी चाहिए उसमें थोड़ा, क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस से लिंक हो जाता है फैटी लीवर हो जाता है। ठीक है, और इसकी वजह से भी फैट लॉस में चैलेंज आता है। क्या होना